नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना को ही संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्रीएम्बल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम प्रस्तावना शुरू करते हैं। प्रस्तावना को पढ़ने का जो हमारा स्तर रहेगा उसमें हम स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, आरएस, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इस टॉपिक को अपन कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रस्तावना की या उद्देशिका की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो किसे कहा जाता है प्रस्तावना। अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों आप देखेंगे, जब भी हम कोई दस्तावेज, हम संविधान की बात नहीं करते हैं, हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करते हैं दोस्तों। जब भी हम कोई दस्तावेज बनाते हैं, जब भी हम क्या बनाते हैं, कोई दस्तावेज बनाते हैं, उस दस्तावेज को लिखने से पहले हम उस दस्तावेज का सार संग्रह लिखते हैं। उस दस्तावेज को लिखने के हम उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। यही सार संग्रह, यही उद्देश्य उसका क्या कहलाएगा, इंट्रोडक्शन कहलाएगा। इस इंट्रोडक्शन को हम क्या कह सकते हैं, प्रस्तावना कह सकते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना भी कुछ इसी प्रकार की रही है। जिस तरह से, कैसे देखो दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ, तो हम इसकी अगर बात करें तो दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना का निर्माण, भारत के संविधान की प्रस्तावना का निर्माण, भारत के संविधान की प्रस्तावना का निर्माण दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। किससे हुआ दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव मोशन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ है। और दोस्तों अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। अगली बात दोस्तों, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया था दोस्तों, इसे स्वीकार कर लिया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, जिससे हमारे संविधान की प्रस्तावना के निर्माण का मार्ग क्या होता है दोस्तों, प्रशस्त होता है। हम एक बार फिर से बात करते हैं इसके ऊपर। हमने बात करी प्रस्तावना की। प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, उद्देशिका भी कहा जाता है। अंग्रेजी में प्रस्तावना को प्रीएम्बल कहा जाता है। हमने बात की दोस्तों कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किससे हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया, जिसके माध्यम से संविधान की प्रस्तावना का निर्माण हुआ। आगे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, प्रस्तावना को समझने के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसे 4 भागों में बांटकर देखा जाता है। समझने के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से प्रस्तावना को कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों? 4 भागों में बांटा जाता है। यह 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जवाब हमें कौन देता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना देती है। क्या क्या है दोस्तों ये 4 भाग? तो इसमें पहला भाग बताया गया है दोस्तों, संविधान किसने बनाया। पहला भाग है संविधान किसने बनाया। दूसरी बात प्रस्तावना हमें बताती है दोस्तों शासन की पद्धति,
शासन की पद्धति। तीसरी बात हमें बताती दोस्तों प्रस्तावना शासन पद्धति के उद्देश्य, शासन पद्धति के उद्देश्य। प्रस्तावना में चौथी बात बताती है संविधान कब अंगीकृत किया गया, संविधान कब अंगीकृत किया। ये चार बातें हमें कौन बताता है दोस्तों, प्रस्तावना बताती है। एक एक करके हम इन चारों बातों के ऊपर बात करते हैं। आप ध्यान से देखना, हम पहली बात शुरू करने जा रहे हैं, संविधान किसने बनाया। हमें प्रस्तावना कैसे इसके बारे में बता रही है, इस चीज को हम समझने जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे प्रस्तावना की शुरुआत, प्रस्तावना की शुरुआत दोस्तों, प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। किन शब्दों से शुरुआत होती है दोस्तों प्रस्तावना की, हम भारत के लोग शब्दों से प्रस्तावना की क्या होती है, शुरुआत होती है। तथा इसकी समाप्ति, तथा इसकी समाप्ति होती है संविधान को अंगीकृत, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों पर हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर हम प्रस्तावना की पहली लाइन को और प्रस्तावना की आखिरी लाइन को अगर एक साथ पढ़ते हैं तो क्या भाव निकलेगा, आप पढ़ के देखिए। हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका अर्थ है दोस्तों भारत में संविधान का निर्माण किसने किया है, जिन लोगों ने संविधान को क्या किया, अंगीकृत, अधिनियमित किया, वही लोग किसका निर्माण करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। तो अर्थात अतः भारत में संविधान का निर्माण, भारत में किसका निर्माण दोस्तों, संविधान का निर्माण किसने किया है, भारत की जनता ने किया है। भारत में संविधान का निर्माण किसने किया है दोस्तों, भारत की जनता ने किया है। अगली बात हम करते हैं दोस्तों, संविधान क्या होता है। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान कहा जाता है सर्वोच्च कानून को। संविधान क्या होता है दोस्तों, सर्वोच्च कानून। और सर्वोच्च कानून बनाया किसने है भारत में, भारत की जनता ने बनाया है। इसलिए भारत में शक्तियों का निवास, भारत में किसका निवास दोस्तों, शक्तियों का निवास किस में होगा, भारत की जनता में होगा। इसलिए भारत में संप्रभुता, सॉवरेंटी का निवास किस में होगा, भारत की जनता में होगा। दोस्तों यहाँ संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संप्रभुता शब्द का अर्थ होता है कानून निर्माण करने की असीमित शक्ति, कानून निर्माण करने की असीमित शक्ति क्या कहलाती है दोस्तों, संप्रभुता कहलाती है। तो हमने बात करी, अभी तक हमने देखा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को समझने के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में, यानी कि 4 बातों का जवाब हमें कौन देता है, प्रस्तावना देती है। यहाँ पहली बात बताई गई है संविधान किसने बनाया, दूसरी बात बताई गई है शासन की पद्धति क्या रखी गई, तीसरी बात बताई गई शासन पद्धति के उद्देश्य क्या रखे गए, चौथी बात बताई गई संविधान कब अंगीकृत किया गया। हमने पहली बात समझी दोस्तों संविधान किसने बनाया। इसमें हमने देखा कि प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से हुई है, हम भारत के लोग शब्दों से हुई है, और प्रस्तावना किन शब्दों पर समाप्त हो जाती है, तो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इन शब्दों पर हमारे संविधान की प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। जिसका अर्थ है भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, जनता के द्वारा किया गया है। संविधान क्या होता है दोस्तों, तो सर्वोच्च कानून को संविधान कहा जाता है, और भारत में इस सर्वोच्च कानून का निर्माण किसने किया है, तो सर्वोच्च कानून का निर्माण जनता ने किया है। इसलिए भारत में शक्तियों का निवास किसमें होगा, जनता में होगा। इसलिए भारत में संप्रभुता का निवास किसमें होगा, जनता में होगा। संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो संप्रभुता शब्द का अर्थ होता है कानून निर्माण करने की असीमित शक्ति। आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जनता अपनी शक्तियों का और संप्रभुता का प्रयोग कैसे करती है, तो जनता अपनी शक्तियों का और संप्रभुता का प्रयोग करती है प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से। कैसे करती है दोस्तों,
प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से। तो जनता भारत में अपनी शक्तियों का और संप्रभुता का प्रयोग कैसे करती है? तो जनता अपनी शक्तियों का और संप्रभुता का प्रयोग करती है प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से। दोस्तों, प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जनता के प्रतिनिधि जनता की ओर से क्या करते हैं? शासन करते हैं। इस बात को क्या कहा जाता है? तो इस बात को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करने जा रहे हैं प्रस्तावना का दूसरा भाग हम देखने जा रहे हैं, शासन की पद्धति। तो प्रस्तावना का दूसरा भाग है शासन की पद्धति। हमने प्रस्तावना को समझने के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। हमने पहला भाग देखा है संविधान किसने बनाया। हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं दोस्तों, शासन की पद्धति। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा दूसरा, शासन की पद्धति। शासन की पद्धति। दोस्तों, अगर हम शासन की पद्धति की बात करें तो प्रस्तावना में 4 प्रकार की, प्रस्तावना में कितने प्रकार की? 4 प्रकार की शासन की पद्धति उल्लेखित है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की शासन की पद्धति लिखी हुई है दोस्तों? 4 प्रकार की शासन की पद्धति हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। ये 4 प्रकार कौन कौन से दोस्तों? एक एक करके सबकी हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला प्रकार बताया गया शासन की पद्धति में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा बताया गया दोस्तों समाजवादी। दूसरा कौन सा बताया गया? समाजवादी। तीसरा बताया गया पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और चौथा बताया गया दोस्तों लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो दोस्तों, प्रस्तावना में शासन की पद्धति कितने प्रकार की बताई गई है? तो प्रस्तावना में 4 प्रकार की शासन की पद्धति का उल्लेख हमें दिखाई देता है। पहला बताया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा बताया गया दोस्तों समाजवादी, तीसरा बताया गया पंथ निरपेक्ष और चौथा बताया गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए। किस संशोधन से जोड़े गए दोनों दोस्तों? ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्द प्रस्तावना में क्या किए गए हैं? जोड़े गए। यानी कि ये मूल संविधान की प्रस्तावना में दोनों शब्दों का उल्लेख नहीं था। आगे हम बात करें दोस्तों, पहला शब्द हम देखने जा रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों, अगर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द की बात करते हैं तो इसका अर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से, आंतरिक और बाह्य रूप से कानून निर्माण करने के लिए, आंतरिक और बाह्य रूप से कानून निर्माण करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। पूर्णतः क्या है दोस्तों? स्वतंत्र है। अगली बात, भारत किसी के आदेश मानने के लिए, भारत किसी देश के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है, किसी देश के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरी बात दोस्तों, भारत अब ब्रिटेन का गुलाम भी नहीं है, भारत अब ब्रिटेन का गुलाम भी नहीं है। ये तीनों बातें हमें कौन बताता है दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द बताता है। यहाँ पर एक विवाद है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया दोस्तों, पर मामला ये है कि भारत तो जो आपके कॉमनवेल्थ नेशन है, कॉमनवेल्थ नेशन का जो समूह है, राष्ट्रमंडल का जो समूह है, उसका सदस्य है। और राष्ट्रमंडल के सदस्य कौन से देश है दोस्तों? तो राष्ट्रमंडल के जो सदस्य देश हैं वो उन देशों को शामिल किया हुआ है राष्ट्रमंडल में जो कभी न कभी ब्रिटिश सरकार के क्या रहे हैं? गुलाम रहे, यानी गुलाम देशों का समूह बनाया था 1949 में। पर दोस्तों, ऐसा
कहना उचित नहीं होगा कि राष्ट्रमंडल का सदस्य होने से भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है उसको लेना या उसको छोड़ना भारत की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। भारत जब चाहे तब राष्ट्रमंडल की सदस्यता क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, या जब चाहे तब उसकी सदस्यता त्याग सकता है। ठीक है दोस्तों, इस आधार पर हम भारत को जो है वो ये नहीं कह सकते कि भारत क्या नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। क्यों है? क्योंकि भारत अपने घरेलू कानून, आंतरिक कानून बनाने के लिए क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत अपने बाह्य कानून यानी कि विदेश नीति का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र। किसी देश के आदेश मानने के लिए भारत अब बाध्य नहीं है। तीसरी बात दोस्तों, भारत अब ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंग नहीं है, या ब्रिटिश सरकार का गुलाम नहीं है। इस आधार पर हम भारत को क्या कह सकते हैं दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कह सकते हैं। हम दूसरा शब्द देखने जा रहे हैं दोस्तों, समाजवादी। दूसरा शब्द बताया गया है समाजवादी। दोस्तों अगर हम समाजवादी शब्द की बात करें, ध्यान से समझना इस शब्द को, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शासन की पद्धति के अंदर दूसरा शब्द है समाजवादी। दोस्तों अगर हम समाजवादी शब्द की बात करें तो इस शब्द को प्रस्तावना में किस संशोधन से जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसको बाद में क्यों जोड़ा, इसका क्या कारण था, और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस शब्द को क्यों नहीं जोड़ा था, इसका क्या कारण था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले इस शब्द का हम अर्थ समझेंगे क्या होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। भारत में कौन सा समाजवाद अपनाया गया दोस्तों, तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। अगली बात है दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार, लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों ये, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार किसने दिया है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। हमने अभी तक देखा दोस्तों भारत में कौन सा समाजवाद अपनाया गया है, तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है। और लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार किसने दिया दोस्तों, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगली बात दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है, लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है देश के उत्पादन के साधनों पर, देश के उत्पादन के साधनों पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का नियंत्रण होना। दोनों क्षेत्रों का क्या होना, नियंत्रण होना। क्या कहलाएगा दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, लोकतांत्रिक समाजवाद, भारत में कौन सा समाजवाद अपनाया गया दोस्तों, तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो देश के उत्पादन के साधनों पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का क्या होना, नियंत्रण होना। क्या कहलाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाएगा। दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद जो है विश्व में प्रचलित दो विचारधाराओं का समुच्चय। किस किस का, एक विचारधारा विश्व में प्रचलित है पूंजीवाद, और दूसरी विचारधारा विश्व में प्रचलित है समाजवाद। क्या अर्थ होता है दोस्तों इनका, तो समाजवाद में तो देश के उत्पादन के साधनों पर केवल किसका नियंत्रण होता है, सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, जबकि पूंजीवाद में देश के उत्पादन के साधनों पर केवल किसका नियंत्रण होता है, तो निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि अतः लोकतांत्रिक समाजवाद में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुणों का मिश्रण होता है। दोनों के गुणों का क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है। इसीलिए भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है दोस्तों,
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है और लोकतांत्रिक समाजवाद में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुणों का क्या है? मिश्रण है। इसी आधार पर भारत को क्या कहा गया है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। अभी तक हमने समझा है दोस्तों, मैं लोकतांत्रिक समाजवाद को वापस से समझा रहा हूँ। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दूसरा शब्द है शासन की पद्धति के अंदर समाजवादी, और भारत दोस्तों ये भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 से इस शब्द को जोड़ा गया था। इसमें बताया गया है दोस्तों कि भारत में कौन सा समाजवाद है, तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। और ये लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार किसने दिया था दोस्तों? तो लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ होता है देश के उत्पादन के साधनों पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का क्या होना? नियंत्रण होना। अगली बात दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का नियंत्रण कहाँ कहाँ होता है? अलग अलग होता है। समाजवादी देशों में केवल सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण होता है उत्पादन के साधनों पर, और उदारवादी देशों या पूंजीवादी देशों में केवल किसका नियंत्रण होता है? निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। पर हमारे देश में क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुणों का क्या मिलता है दोस्तों? मिश्रण मिलता है। इस आधार पर हम भारत को क्या कह सकते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। उदाहरण अगर हम यहाँ ले दोस्तों, तो केवल परमाणु ऊर्जा, उदाहरण की अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा को छोड़कर, परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र कार्यरत हैं, दोनों क्षेत्र कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम उदाहरण की बात करें तो भारत में अगर हम परमाणु ऊर्जा को छोड़ दें, तो परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं इन सब में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र क्या कर रहे हैं दोस्तों? काम कर रहे हैं। इस आधार पर हम भारत को क्या कह सकते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, हमने देखा लोकतांत्रिक समाजवाद। अगर हम लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो विचार है किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है देश के उत्पादन के साधनों पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का क्या होना दोस्तों? नियंत्रण होना। लोकतांत्रिक समाजवाद में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुणों का क्या होता है? मिश्रण होता है। अतः भारत में जो है वो भारत को क्या कहा गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा गया है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भारत में परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखते हैं बात कि भारत में आखिर ये लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में इसको क्यों अपनाया गया? क्या कारण था कि भारत में जो समाजवाद है इसे 42वां संविधान संशोधन करके अपनाया, इसे मूल संविधान की प्रस्तावना में क्यों नहीं जोड़ा गया था और बाद में इसे क्यों जोड़ा गया? इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान से समझना आप लोग। देखिए 1947 की अगर हम बात करें, जब भारत का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ये भारत का नक्शा है। ठीक है दोस्तों, इस समय हमारे इस साइड में पाकिस्तान था। ये 1947 का भारत है। इस समय भी हमारे इस साइड में भी हमारे क्या था दोस्तों? पाकिस्तान था। इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक दोस्तों, अब आप देखिए होता यह है कि भारत शुरू से जब से आज़ाद हुआ तब से लोकतंत्र रहा। पाकिस्तान भी शुरुआत से लोकतंत्र था, पर 1959 में पाकिस्तान में क्या हो जाता है दोस्तों? सत्ता परिवर्तन हो जाता है और यहाँ पर जनरल अयूब खान सत्ता में आ जाते हैं। ये यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनको पदस्थापित कर देते हैं और खुद सत्ता में आ जाते हैं। जनरल अयूब खान 10 साल बाद 1969 में अयूब खान की सत्ता को परिवर्तित कर देते हैं जनरल याहिया खान, जनरल याहिया खान। और दोस्तों इस समय क्या होता है? 1969 में पाकिस्तान के अंदर दोनों क्षेत्रों में अलग अलग 2 नेता के नाम आते हैं। इधर एक नेता थे पाकिस्तान के क्षेत्र में जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो।
जुल्फिकार अली भुट्टो। दूसरे क्षेत्र के नेता थे, जो ये वाला क्षेत्र था, इसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। दोस्तों ये दोनों क्षेत्र के जो नेता थे, ये जनरल याहिया खान पर दबाव बनाते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की क्या की जाए, स्थापना की जाए। और जनरल याहिया खान इनके दबाव में आ जाते हैं कब, तो ये दोनों दबाव बनाते हैं तो 1971 में जनरल याहिया खान चुनाव के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और पाकिस्तान में क्या करवाए जाते हैं दोस्तों, चुनाव करवाए जाते हैं। और इन चुनाव का जो परिणाम होता है वो किसके पक्ष में आता है, तो इन चुनावों के परिणाम जो है दोस्तों वो शेख मुजीबुर रहमान के फेवर में आता है, चुनाव जीत जाते हैं। और जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 में चुनाव हार जाते हैं। पर जुल्फिकार अली भुट्टो जनरल याहिया खान के साथ मिलकर और शेख मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट कर देते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बन जाते हैं और जनरल याहिया खान को यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बना दिया जाता है। इस बात से नाराज होकर शेख मुजीबुर रहमान जो है वो अलगाववाद का रास्ता पकड़ लेते हैं। इनका मानना था कि भाई ये बंगाली थे, इसलिए पाकिस्तान की सत्ता में इनको नहीं आने दिया गया, जबकि बहुमत इनके पास था। तो दोस्तों होता ये है कि जनरल याहिया खान पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ देते हैं। स्वतंत्रता के लिए ये आंदोलन छेड़ देते हैं। अब दोस्तों अगर ऐसा कोई भी आंदोलन होगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसे आंदोलन का सेना क्या करेगी, दमन करेगी। दोस्तों ये बात है 1971 की, जब पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र के लोगों का दमन किया तो ये लोग भाग कर कहाँ आए, भारत में आना शुरू हुए और सब लोग शरणार्थी बनकर भारत आए थे। इस समय भारत शरणार्थियों की समस्या से जूझने लगा, तो भारत ने शांति सेना कहाँ भेज दी दोस्तों, यहाँ भेज दी। पर इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तों। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, उसके बाद दोस्तों विश्व में द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था का निर्माण हुआ। एक तो बना पूंजीवाद जिसके नेतृत्व में देश था यूएसए, दूसरा था समाजवाद जिसके नेतृत्व में देश बना वो था सोवियत संघ यूएसएसआर। दोस्तों इन दोनों देशों ने अपने अपने संगठन बनाए। यूएसए ने 1949 में नेटो की स्थापना की, 1954 में सेंटो की स्थापना की और 1955 में सीटो की स्थापना की। दोस्तों ये जो संगठन थे, इस संगठनों का सदस्य 1955 में कौन बन जाता है, यूएसए के पूंजीवादी गुट का जो सदस्य है 1955 में कौन बन जाता है दोस्तों, पाकिस्तान बन जाता है। तो पाकिस्तान सीटो और सेंटो दोनों का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है। यूएसए चाहता है कि भारत भी क्या कर ले, सीटो सेंटो की सदस्यता ग्रहण कर ले, पर भारत ने 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या करवा दी, शुरुआत करवा दी। दोस्तों अब क्या होता है, इन सब के परिणाम स्वरूप होता क्या है, तो होता ये है कि इस समय जैसे ही यहाँ भारतीय सेना 1971 में पाकिस्तान की सेना के ऊपर क्या करती, शांति सेना भेजता है, भारत यहाँ हमला होता है, वैसे ही जो हिंद महासागर में दियागो गार्सिया द्वीप है, हिंद महासागर में एक द्वीप है दियागो गार्सिया। दोस्तों इस द्वीप से यूएसए का यहाँ सैन्य बेस होता है। इस द्वीप से भारत से लड़ने के लिए 7th फ्लीट 7वां जहाजी बेड़ा हिंद महासागर में यूएसए उतार देता है ताकि वो क्या कर सके, अपने एलाई नेशन की सहायता कर सके। इस समय भारतीय विदेश नीति अपने इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स पर थी, चरम पर थी। इस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रातों रात सोवियत संघ की यात्रा की और उसके साथ 1971 में 20 वर्षीय मित्रता संधि की, जिसकी शर्त थी भारत पर हमला सोवियत संघ पर हमला माना जाएगा। परिणाम स्वरूप मजबूर होकर यूएसए की सेना ने जो 7th फ्लीट था यूएसए ने अपना वापस बुला लिया और इस समय भारत ने पाकिस्तान के क्षेत्र को शेष पाकिस्तान से अलग घोषित करवाते हुए इसे बांग्लादेश बनवा दिया दोस्तों। और इसी के साथ में हमारी डिप्लोमेसी यहाँ क्या हुई, सफल हुई। पर किसके सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से। सोवियत संघ कौन सा देश था, समाजवादी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ दिया गया दोस्तों, समाजवादी शब्द जोड़ दिया। पर हम यूएसए को भी नाराज नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हमने इसकी व्याख्या लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में की। हमने कहा कि हम साम्यवाद वाला समाजवाद नहीं अपना रहे, हम तो कौन सा समाजवाद अपना रहे, लोकतांत्रिक समाजवाद अपना रहे जो हमारी परिस्थितियों के क्या है, अनुकूल है। इस रूप में दोस्तों हमने क्या किया, हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा। अच्छा दोस्तों
मूल संविधान की प्रस्तावना में शब्द क्यों नहीं जोड़ा था? तो संविधान सभा की जब बहस हो रही थी उस समय केटी शाह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों के बीच में इस चीज को लेकर क्या होती बहस होती है। केटी शाह कहते हैं कि नहीं, हमें समाजवादी शब्द प्रस्तावना में लिखना चाहिए, जबकि भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जब हम लोगों को सामाजिक न्याय दे रहे हैं, आर्थिक न्याय दे रहे हैं, राजनीतिक न्याय प्रदान करवा रहे हैं, तब हमें समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में लिखने की कहाँ आवश्यकता है। तो दोस्तों ये जो समाजवादी शब्द है हमारे संविधान की प्रस्तावना में डिप्लोमेटिक रूप से क्या किया गया है, जोड़ा गया, कूटनीतिक रूप से शब्द जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, शब्द समझ में आया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। शासन की पद्धति के अंदर समाजवाद के बाद में अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष राज्य। दोस्तों हमारा अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष राज्य। शासन की पद्धति के अंदर दोस्तों हमारा तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष राज्य। दोस्तों पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द को भी प्रस्तावना में किस संशोधन से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष राज्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस शब्द का अर्थ है, भारत के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो भारत में इसका अर्थ है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का क्या नहीं है? कोई धर्म नहीं है। इस शब्द का अर्थ है दोस्तों, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगली बात, धर्म भारत में व्यक्ति का विषय है। अगली बात है दोस्तों, धर्म भारत में व्यक्ति का विषय है। धर्म भारत में व्यक्ति का विषय है, राज्य का नहीं। अगली बात दोस्तों, भारत में राज्य, यहां दोस्तों राज्य का अर्थ है सरकार। भारत में राज्य सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है। भारत में राज्य किस में विश्वास रखता है दोस्तों? तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है। अगली बात दोस्तों, सर्वधर्म समभाव का अर्थ है, सर्वधर्म समभाव का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति समान भावना, सभी धर्मों के प्रति समान भावना या समान आदर भाव रखना, समान भावना या समान आदर भाव रखना। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, हमने देखा पंथ निरपेक्ष राज्य जो शब्द है, ये पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन से जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। इसका अर्थ बताया गया कि भारत में इसका राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म भारत में व्यक्ति का विषय होगा, राज्य का विषय नहीं होगा, और भारत में राज्य सर्वधर्म समभाव में क्या रखेगा दोस्तों? विश्वास रखेगा। अगली बात, सर्वधर्म समभाव का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान भावना या समान आदर भाव रखना। ठीक है दोस्तों, अगली बात, अगर हम पंथ निरपेक्ष राज्य की यूरोप की अवधारणा की बात करें दोस्तों, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य की यूरोप की अवधारणा अगर हम देखें तो यूरोप की अवधारणा से भारत की अवधारणा क्या है दोस्तों? अलग है। कैसे अलग है दोस्तों? भारत में तो ये कहा गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान भावना या समान आदर भाव रखेगा, सर्वधर्म समभाव रखेगा। जबकि दोस्तों यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वहां पर लोग पब्लिक प्लेस पर धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, राज्य किसी धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करता। हमारे देश में तो क्या कहा गया, लोग अगर धर्म के अनुसार आचरण करने में समर्थ नहीं है तो उन्हें कौन समर्थ बनाएगा? सरकार समर्थ बनाएगी, सरकार उनकी सहायता करेगी। इस बात को सर्वधर्म समभाव कहा गया, जबकि यूरोप में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों यूरोप की अवधारणा का अर्थ क्या है? राज्य की धर्म से तटस्थता, राज्य की धर्म से तटस्थता क्या कहलाएगा? यहाँ सर्वधर्म समभाव कहलाएगा। मूल रूप से जो पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा दोस्तों कहाँ से निकली है? 1648 में यूरोप की वेस्टफेलिया की संधि से
ये क्या हुआ है, ये अवधारणा, ये वेस्टफेलिया की संधि चर्च और राज्य के बीच में हुई थी। इस संधि के द्वारा चर्च का कार्यक्षेत्र केवल धार्मिक मामलों तक सीमित कर दिया गया, जबकि शेष सभी मामले किसको सौंप दिए गए, राज्य को सौंप दिए गए। यानी चर्च अलग हो गया, राज्य अलग हो गया, धार्मिक मामले चर्च देखेगा, शेष सभी मामले कौन संभालेगा, राज्य संभालेगा। इस बात को सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द कहा गया था। ठीक है दोस्तों, यहां से शब्द की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक, अगली बात, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हिंदी में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। दोस्तों दोनों में क्या अंतर है, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है जितने भी धर्म है, कौन से धर्म, रिलीजन, जिन्हें हम कहेंगे पंथ कहेंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनसे सरकार निरपेक्ष रहेगी, धर्म से निरपेक्ष नहीं रहेगी। दोस्तों भारतीय परंपरा के अनुसार धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ भारतीय परंपरा में क्या माना गया दोस्तों, तो भारतीय परंपरा में धर्म शब्द का अर्थ माना गया है धारण करने योग्य। ये धर्म शब्द संस्कृत भाषा की धृ धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य नैतिक विचार या आचरण। तो दोस्तों ऐसे नैतिक विचार या आचरणों से सरकार निरपेक्ष कभी भी नहीं रह सकती। इसलिए भारत में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, हम अगला शब्द देखने जा रहे हैं। आखिरी शब्द है हमारे शासन की पद्धति के अंदर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथा शब्द है दोस्तों लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम इसकी बात करते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दोस्तों इसमें दो शब्द आ जाते हैं, एक आ जाता है लोकतंत्र, दूसरा शब्द आ जाता है गणराज्य। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र शब्द का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होना, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा क्या होना दोस्तों, शासन होना। भारत में कौन सा लोकतंत्र दोस्तों, तो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारत में कौन सा लोकतंत्र अपनाया गया दोस्तों, प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया। अर्थात भारत में जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करती है, शासन करती है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र होने के कारण ही शासन का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री व्यावहारिक रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। जबकि गणराज्य या गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है राष्ट्र के अध्यक्ष या राष्ट्रपति का वंशानुगत नहीं होना। क्या कहलाएगा दोस्तों, गणराज्य या गणतंत्र कहलाएगा। तो हमारे प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य दोनों शब्द बताए गए। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा क्या होना, शासन होना। भारत में कौन सा लोकतंत्र दोस्तों, प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया, इसलिए शासन का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री व्यावहारिक रूप से जनता द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। जबकि गणराज्य या गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है राष्ट्र के अध्यक्ष या राष्ट्रपति का वंशानुगत नहीं होना। ठीक दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए और नए वीडियो लाते रहेंगे। हम प्रस्तावना को पूरा करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ आपको और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। दोस्तों हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम प्रतिदिन या एक दिन छोड़ के एक दिन हम आपको एक नया टॉपिक क्या कर दें, प्रोवाइड करवा दें। ये हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत